हेलो एवरीवन। तो हम अपने द मॉडर्न टारगेट ब्यूटीज के नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। हमने देखा था कि इयॉन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सैली को नीचे उतारने के लिए अपना हाथ देता है। वह उससे कहता है कि पास ही एक प्रसिद्ध चॉकलेट निर्माता की दुकान है। जब हम वहां जाएंगे तो तुम्हारे लिए भी कुछ चॉकलेट ले लेंगे। सलीशा होते हुए बोलती है, मेरे लिए? इयॉन कहता है, हाँ, यह बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगी। और आगे कहता है, उस किसी भी चॉकलेट से ज़्यादा जो तुमने आज तक खाई होगी। सलीशा कहती है, आपको कैसे पता कि मैं कौन सी चॉकलेट खाती हूँ? इयॉन कहता है, क्या वे सभी या तो बहुत ज़्यादा मीठी थी या फिर बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं? सलीशा यह जवाब सुनकर मन में सोचती है, यह एक अस्पष्ट उत्तर है जिसे आप किसी भी प्रकार की मिठाई पर लागू कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वह कहती है। वह आगे सोचती है, लेकिन मेरे पास चॉकलेट जैसी छोटी सी बात पर बहस करने की ऊर्जा नहीं बची है। इसलिए उस दिन मेरा बाहर जाना कुछ मिठाइयाँ खरीदने के बाद समाप्त हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारे पैलेस को दिखाया जाता है। सीढ़ियों से हमारी सलीशा उतर रही होती है। तभी इयॉन उससे पूछता है, क्या तुम अब जा रही हो? सेलिन यहाँ मन में सोचती है, मुझे उसी दिन क्यों मिलना पड़ा इनसे जिस दिन मैं करीना से मिलने जा रही हूँ। कहीं ये मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे साथ तो नहीं आने वाले हैं? पर वो मुस्कुराते हुए उनका जवाब देती है, हाँ, काफी समय हो गया है जब मैं सिर्फ महिलाओं वाली टी पार्टी में गई थी, इसलिए मैं काफी उत्साहित हूँ। इयान कुछ सोचते हुए उनसे कहता है कि अगर मुझे पता होता कि आप टी पार्टी में जा रही है तो मैं आपके लिए और भी शानदार ड्रेस ले आता, या फिर वह वाली और इससे भी अधिक बेहतरीन ड्रेस, दोनों ही सबसे अच्छी रहती। सलीशा परेशान होकर अपने सर पे हाथ रखती है और बोलती है कि यह पोशाक भी काफी से काफी ज्यादा अच्छी है। तभी इयान स्माइल करते हुए सलीशा को कहता है, खैर, मुझे लगता है कि आपकी सुंदरता इस सब की भरपाई कर लेता है। यह सुनकर सलीशा थोड़ा डर जाती है और मन में सोचती है, यह सारा फ्लर्ट करने वाला अंदाज ही रहा होगा जिससे उसने इतनी सारी महिलाओं को रिझाया होगा और उन्हें शैली में बदल दिया। इयान आगे कहता है कि सोचने वाली बात है, मुझे याद नहीं कि हमने कभी एक साथ बैठकर खाना खाया हो। मिस सलीना, क्या आप वापस आने के बाद मेरे साथ डिनर में शामिल होना पसंद करेंगी? सलीशिया पीछे मुड़ते हुए जवाब देती है, ठीक है। इयान आगे कहता है, मैं उनसे कह दूंगा कि वे आपकी पसंद के अनुसार खाना तैयार करें। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और वह सेरेनिया को कहती है, आने के लिए धन्यवाद मिस हैरी। सेरेनिया उनको देख मन में सोचती है, यह कितनी चमकदार लग रही है और बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने उपन्यास में उनकी कल्पना की थी। फिर वह उनका नाम बुलाती है, करीना। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती की है। वह उससे माफी मांगती है और उन्हें लेडी करीना कहती है। करीना उनको कहती है, कोई बात नहीं, मिलिट्री में मुझे बस मेरे नाम से ही बुलाते हैं, इसलिए मुझे इसकी आदत है। तभी वह सलीना के सामने आती है और हाथ बढ़ाकर कहती है, अब कृपया आराम से अंदर आ जाइए, आखिरकार यह एक टी पार्टी ही तो है। वह फिर बैठते हैं। करीना सलीनिया से कहती है, मुझे चिंता थी कि शायद आप ना आ पाए। सलीनिया जवाब देती है, शुक्र है कि मुझे बाहर जाने की अनुमति है। और फिर करीना कहती है कि आपका मतलब है कि आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है? यह बात सुनकर सेरेनिया मन में सोचती है, यह बहुत तेज है। कोई ताजुब नहीं कि यह इतनी बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर है। तभी करीना उनसे पूछती है, क्या उसे पता है कि आप मुझसे मिल रही है? मेरा मतलब उस आदमी से है जिसने आपको बंदी बनाकर रखा है। शरीनिया बिना डरे जवाब देती है कि टाउन मास्टर, हाँ, उन्होंने मेरा नाम आया आपका निमंत्रण पत्र देख लिया था लेडी करीना। करीना परेशान होते हुए अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है, तो आखिरकार यह टावर मास्टर ही था। तभी शरीना गिफ्ट की तरफ देखती है और उन्हें बोलती है कि उन्होंने तो मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद के रूप में यह छोटा सा उपहार साथ लाने को भी कहा था। करीना खड़ी होते हुए कहती है कि मैंने कभी एक बार भी उन पर शक नहीं किया।
वह शरीने के पास जाकर कहती है कि इस मामले पर बात करने से पहले एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने मुझे पत्र भेजने के बारे में क्यों सोचा, लेडी शरीना? शलीनिया मन में सोचती है कि वह मुझ पर शक कर रही है। करीना आगे कहती है, आपको यह तो पता नहीं हो सकता था कि मैं इस मामले की जांच कर रही हूँ। शलिशा मन में सोचती है, मुझे पता था यह बहुत सतर्क और बारीक है। करीना और मैं बिल्कुल अजनबी है जो सिर्फ एक ही पत्र में लिखी बातों को लेकर मिल रही है। इसके अलावा जब भी कोई कुलीन महिला मुसीबत में होती है तो वह आमतौर पर अपने ही परिवार से मदद मांगती है, और इसलिए एक साधारण नाइट को ऐसा पत्र भेजना शक पैदा ही करेगा। तब शरीनिया कैरोलिन को जवाब देती है और कहती है, दरअसल बात यह है कि मैं एक अनाथ हूँ जिसे काउंट हेलेन को बेच दिया गया था। हालांकि मैं उस सरनेम का उपयोग कर रही हूँ, लेकिन मुझे उस परिवार से किसी मदद की उम्मीद नहीं है। और जिस वजह से मैंने आपको संपर्क किया, लेडी लेमन, वह यह है क्योंकि आप सिटी गार्ड में इकलौती महिला है। अगर मुझे टावर मास्टर को बेवकूफ बनाना है तो किसी महिला से मिलना काफी आसान और सुविधाजनक है। यह बात सुनकर वह थोड़ी खामोश सी होती है और फिर वह सोचती है। सोचने के बाद वह कहती है, समझ गई, यह बात समझ में आने लायक है। वह झुकते हुए माफी मांगती है और कहती है, मैं आपसे ऐसी व्यक्तिगत बातें पूछने के लिए माफी चाहती हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तभी शलीना जवाब देती है, जब मेरी जान दांव पर लगी हो तो मुझे अपनी इज्जत बचाने की परवाह नहीं है। आखिरकार मैं ही तो वो हूँ जिसने आपसे मदद मांगी थी। करीना फिर कहती है, तो इस स्थिति में क्या मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछ सकती हूँ जो मेरी जांच में मदद करे? बेशक आपको यहाँ से भागने में मदद करने के लिए भी यह जानना मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। वह आगे कहती है कि सबसे पहले, क्या मेज टावर में हरी आंखों वाली बूढ़ी बालों वाली महिलाएं कैद है? शलीनिया जवाब देती है, हाँ, ऐसी कई महिलाएं हैं। सर्वेंट्स और रिसर्चर दोनों में ही है। हालांकि वे काल कोठरी में कैद तो नहीं, वे मेज टावर में सामान्य जीवन जीती है। कुछ ऐसी है जिन्हें अगवा भी किया गया था, लेकिन कुछ अपनी मर्जी से शामिल हुई है, जो टावर मास्टर के असली इरादों से अनजान है। वहाँ एक सीनियर मेड भी है जो टावर मास्टर की मदद करती है और ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई जादू किया गया हो। तभी करीना पूछती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां कोई अभी तक शिकार नहीं हुआ है? यह सोचकर सलीना के मन में तारक का ख्याल आता है। वह पहले खामोश हो जाती है और फिर वह जवाब देती है कि वहां पर टावर में दूर भेज देना ही कहा जाता है। हालांकि स्वाभाविक रूप से वह शब्द सही नहीं है। करीना यह सब सुनकर उसे तो बहुत ज्यादा शौक लगता है और वह गुस्से में सोचती है, यह मेरी सोच से भी ज्यादा बदतर है। फिर कैरिन सनीशा को कहती है कि मैं आपसे मदद मांगने जा रही थी, लेकिन अगर ऐसा मामला है तो आपको वहां से बाहर निकालना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, लेडी हैरिन। वह आगे कहती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा, है ना? वरना आप तो अब तक कब की भाग चुकी होती। सलीशा अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, यही वजह है कि मैं भाग नहीं सकती। मैं एक सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए टावर मास्टर से बंधी हुई हूँ। जब तक मेरे पास यह निशान है, मैं जहाँ भी रहूंगी वे मुझे ढूंढ सकते हैं। करीना यह बात सुनकर कहती है, तो आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पाना होगा। क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? शलिनिया मन में सोचती है, करीना के लिए जिस जादू के बारे में कुछ नहीं पता, इयॉन एक अदम्य किले की तरह है। यहाँ तक कि नॉवल में भी वह केवल ल्यूडिस की मदद से ही उसे हरा पाई थी, जिसे जादू के बारे में बहुत ज्ञान है। फिर वह करीना का जवाब देती है और कहती है, इयॉन को हराने के लिए हमें ल्यूडिस की आवश्यकता है। वह बताती है कि लेखक ल्यूडिस ही पार्डियन मददगार साबित हो सकते हैं। उनके उपनॉवल से पता चलता है कि उन्हें जादू के बारे में काफी जानकारी है। वह ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से है, इसलिए शायद उन्हें उस प्राचीन जादू के बारे में पता है जो यहाँ बाइनन में बहुत पहले भुला दिया गया है। यह बात सुनकर करीना थोड़ा सोच में पड़ जाती है और कहती है, एक लेखक, सच में? यूडिस द पायरियन कहा आपने?
तभी शलीना मन में सोचती है, मुझे यकीन है कि वह सोच रही होगी कि एक यह काल्पनिक कहानी है जो मदद नहीं मिलने वाली। बस उम्मीद है कि वह मुझे कोई बेवकूफ बच्ची न समझ ले। तभी पूरे रूम में घड़ी की घंटी की आवाज बजने लगती है। शलीशा डर जाती है और पूछती है, रुको, कितना समय हो रहा है? करीना जवाब देती है, दोपहर के 4 बज रहे हैं। शलीन यहाँ डर के मारे कांपने लगती है। वह बहुत ज्यादा डरी होती है और उसके मन में आवाज आती है कि अच्छे बच्चे 5 बजे तक घर लौट आते हैं। और अच्छे बच्चे ऐसे ही बहुत सारी आवाज गूंजने लगती है। उसका चेहरा बहुत डरा हुआ सा दिख रहा होता है। शलीन यहाँ तेजी से सोफा पे से उठती है और कहती है, मुझे अब निकलना होगा। मैं आपसे एक हफ्ते बाद जड़ी बूटी वाले की दुकान के पास वाली सराय में मिलूंगी। करीना यह बात सुनकर कहती है, आप अभी जा रही है? वह कहती है, ठीक ठीक, तब तक हम जितनी हो सके उतनी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। शलीन यहाँ तेजी से डोर ओपन करती है और कहती है, मुझे बहुत अफसोस है, मेज टावर में कर्फ्यू लागू है। अगर मैं 5 बजे से पहले नहीं पहुंची तो कुछ गलत हो सकता है। करीना पीछे से आते हुए कहती है, कर्फ्यू? आपको ठीक कितने बजे तक वहां पहुंचना है? शलीशा भागते हुए जवाब देती है कि 5 बजे तक। तभी करीना पीछे से कहती है, दोपहर के 5 बजे? यह तो बहुत जल्दी है। अगर आपको देर हो गई तो क्या होगा? शलीन यार डरते हुए पीछे मुड़कर कहती है, मुझे मेष टावर से दूर भेज दिया जाएगा। करीना जल्दी से आकर शलीना का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं आपको छोड़ आती हूँ। वह स्माइल करते हुए बोलती है कि यह कैरेज से जाने से भी ज्यादा तेज होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत काले बादल होते हैं और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। वहीं पर घोड़े पर हमारी कैरेन और शलीशा साथ में जा रहे होते हैं। तभी शलीनिया के दिमाग में आवाज आती है कि 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। शलीशा बहुत शौक हो जाती है और वह सोचती है, क्या यह इयॉन की आवाज है? वह आगे आवाज आने लगती है कि भूल तो नहीं गई ना, आपके पास अब केवल 9 मिनट बचे हैं। अभी 4:51 बजे है। इयॉन आगे कहता है, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने साथ एक मेहमान ला रही है। क्या यह लेडी लैमन है? शलीन यहाँ मन में सोचती है, तो भले ही वह मेरे विचार न पढ़ पाए, फिर भी वह बता सकता है कि मैं किसके साथ हूँ। वह कैरिन को पकड़ लेती है और तभी इयॉन की आवाज आने लगती है, मुझे लाल बालों वाली लड़कियां में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर वह आपकी परिचित है मिस शरीना, तो मुझे उनके बारे में भी जानना चाहिए। तभी शरीशिया मन में सोचती है, यह तो पूरी तरह सनकी है। तभी शरीनिया कैरन को रुकने के लिए कहती है और नीचे उतर जाती है। कैरन उससे पूछती है, क्या कोई बात हो गई है? तभी शरीनिया जवाब देती है कि टावर मास्टर ने आप में दिलचस्पी दिखाई है। और वह मन में सोचती है कि टावर मास्टर, जो कि अगर इयान करीना को देख लेता है तो उसे एहसास हो सकता है कि वह उसके लिए एक खतरा है। इसलिए मुझे यह ध्यान रखना होगा कि जब तक करीना तैयार ना हो जाए तब तक इयान उसे ना देख पाए। कैरेन तभी बीच में कहती है कि लेकिन शलीशा कहती है कि अभी उनसे मिलना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वह आगे कहती है कि हम लगभग पहुंच ही चुके हैं, इसलिए अगर मैं भागकर जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब हमें दूर से मैनर दिखाया जाता है। हमारी सदिशा अभी भी भाग रही होती है। उसके मन में यौन कहता है यह कि ओ डियर, अब आपके पास केवल 5 मिनट बचे हुए हैं। भागने के कारण सलीशा बहुत ज्यादा हाफरी होती है। वह मन में सोचती है, यह इतने मजेदार लहजे में क्यों बोल रहा है? यह सब उसी की गलती है। वह आगे सोचती है, ठीक है, तुम बस रुक जाओ जरा। मैं चाहे कुछ भी हो जाए 5 बजने से पहले वापस पहुंच कर ही रहूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारे मैनर को दिखाया जाता है जहाँ पे सलीशा गेट ओपन करके अंदर आ चुकी होती है। वहां खड़ी कैरेन उनसे पूछती है कि क्या हो गया माय लेडी? शरीन या कैरेन से समय के बारे में पूछती है। तो कैरेन बहुत स्माइल करते हुए कहती है, ओ माय, अभी तो 5 बज गए हैं और आप 5 बजे के बाद आई है। शरीशा यह सुनकर बहुत सदमे में आ जाती है और जमीन पर गिरते हुए मन में सोचती है,
नहीं, नियमों को तोड़ने के लिए मेरा मारा जाना सबसे निरर्थक मौत है। क्या यह दुनिया मुझसे कह रही है कि मैं एक मामूली साइड कैरेक्टर की तरह चुपचाप मर जाऊं? तभी करीना आती है और उनके बालों को पकड़कर कहती है, अरे नहीं, आपके बाल भी बहुत उलझे हुए हैं माय लेडी। सेलिनिया बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे दर्द होता है। वह कहती है, मैं इसे आपके लिए ठीक कर देती हूँ। वह फिर बहुत क्रीपी स्माइल में आगे कहती है कि अरे हाँ, लेकिन उससे पहले टावर के नियमों को तोड़ने के लिए पहले आपको सजा मिलनी चाहिए। सेलिना गुस्से में कैरिन का नाम चिल्लाती है और कहती है, क्या मुझे मजा सजा मिलने का ख्याल तुम्हारे लिए इतना मनोरंजक है? वह उसके हाथ को हटाते हुए कहती है कि मुझे छोड़ो। वह उस पर चिल्लाते हुए कहती है, क्योंकि मुझे दूर भेज दिया जाएगा। जाओ और मेरा सामान पैक कर दो। कैरेन हंसते हुए उससे बोलती है कि बिल्कुल, मैं सब कुछ तैयार कर देती हूँ, लेकिन मैं वह नहीं हूँ जो आपको दूर भेजेगी। टावर मास्टर को यह खुद करना होगा, इसलिए मुझे उनके आदेशों का इंतजार करना होगा। फिर इयॉन आता है और उसे कहता है कि तुम देर हो गई हो। क्या तुम हमारा वादा भूल गई हो? शलीनिया माफी मांगते हुए कहती है कि मैं नियमों को तोड़ने के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन इस वजह से मुझे दूर भेज देना आपके लिए बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं होगा। शलीनी अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है कि मैंने अगले हफ्ते लेडी करीना और कुछ प्रभावशाली युवा कुलीन महिलाओं के साथ फिर से मिलने के लिए सहमति दी है। और वह कहती है कि यह अफवाह उड़ रही है कि पूरे भूरे बाल और ग्रीन आंखों वाली युवा महिलाएं लापता हो रही है, और अगर मैं भी लापता हो गई तो वे मान सकते हैं कि इसका संबंध मेज टावर से है। इयॉन उससे पूछता है कि क्या सिटी गार्ड इस बेतुकी अफवाह की जांच कर रही है? सलीनिया जवाब देती है, नहीं, असल में ऐसा लगता है कि शाही महल इसकी जांच कर रहा है। और वह मन में सोचती है, मैं उसे करीना पर शक नहीं करने दे सकती, लेकिन इयॉन के लिए शाही महल पर वाजिब लक्ष्य, इसलिए सब ठीक होना चाहिए। तभी इयॉन स्माइल करते हुए बोलता है, फिर मुझे लगता है कि नियमों को तोड़ने के लिए आपको जिम्मेदार ठहराना आसान नहीं होगा शलीनिया। शलीनिया शौक होते हुए कहती है, क्या क्या कहा? वह मन में सोचती है, यह तो बहुत आसान था। तभी वह कैरन को आदेश देता है कि मैनर के भीतर सभी को इकट्ठा करो। कैरन जवाब देती है, जी टावर मास्टर। वह सलीना के पास जाता है और कहता है, मैं शुरुआत से ही तुम्हें सजा देने का कोई इरादा नहीं रखता था, लेकिन इस दिलचस्प खबर के बारे में मुझे बताने के लिए धन्यवाद। शलिशा शौक होते हुए कहती है, वैसे आपने पूछा था कि क्या मैं अपना वादा भूल गई हूँ? तभी लियोन कहता है, मैं तो बस हमारे डिनर के प्लान के बारे में जिक्र कर रहा था। यह सुनकर सलीशा थोड़ी राहत की सांस लेती है। तभी बहुत लोगों की चलने की आवाज आती है और वह सारी मेट्स होती है। इयॉन शलीशा को कहता है कि आप कृपया अपनी पसंद चुनें। शरीन यहाँ शौक होते हुए कहती है कि अपनी पसंद चुनो, आखिर किस चीज की? इयॉन सभी मेट्स की तरफ हाथ करते हुए बोलता है कि तय करे कि इन महिलाओं में से कौन सी आपकी जगह सजा भुगतेगी। सलीन यहाँ डिप्रेस होते हुए मन में सोचती है, क्या वह चाहता है कि मैं अपने लिए किसी को मरने के लिए चुनूं? कितना बेरहम आदेश है। इसका मकसद मुझे दोषी महसूस कराना है ताकि वे सब मुझसे नफरत करने लगे। मैं इयॉन को इसके इरादों में कामयाब नहीं होने दे सकती। वह इयॉन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ मेज टावर में नियम तोड़ने के लिए किसी को सजा क्यों मिलनी चाहिए? इयॉन सीरियस फेस के साथ कहता है कि नियम बस नियम होते हैं। सलीन यहाँ कहती है, ऐसा तो नहीं कि मेरे नियम तोड़ने से किसी को कोई नुकसान पहुंचा हो। इस सजा को कैसे जायज ठहराया जा सकता है? इयॉन गुस्से में कहता है कि ठीक है, इसका जवाब सिर्फ महान आर्कमिस ही दे सकते हैं। शलीन यहाँ गुस्से में कहती है, ठीक है, ओ महान आर्कमिस, कृपया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और वह शैली की तरफ देख रही होती है। शैली मुस्कुराते हुए कहती है, मैं महान आर्कमिस नहीं हूँ। तो शलीन यहाँ उससे पूछती है कि तो फिर कौन है? और वह मन में सोचती है कि उसे तो ऐसा लगा था कि इस नॉवल में सबसे महान जादूगर इयॉन था। इसमें उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बताया गया था। तभी इयॉन कहता है कि वे वही है जिन्होंने इस मेज टावर का निर्माण किया था और कई जादूगरों को मार्गदर्शन दिया था।
दुर्भाग्य से 3 शताब्दियों पहले उनका निधन हो गया, इसलिए हम उनसे आपका यह सवाल नहीं पूछ सकते। शलीनिया बहुत ज्यादा सदमे में चली जाती है और वह कहती है कि क्या आप मजाक कर रहे हो? इयॉन सभी मेट्स को देखते हुए कहता है कि क्या आप सबको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? सभी मेट्स चिल्लाते हुए कहती है नहीं। वह सब आगे कहती है कि कोई भी आर्कमिस की इच्छा का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि ऐसा लगता है कि वह इसे सिर्फ एक मजाक समझ रही है। तभी इयॉन कहता है क्या किसी को नियमों का पालन करने में कोई आपत्ति है? तभी शैली ऊपर से चिल्लाते हुए कहती है कि मेष टावर की एक मामूली शोधकर्ता भला नियमों पर सवाल क्यों उठाएगी? यह आर्कमेज की इच्छा है और हमें इसका पालन करना ही होगा। यह सब सुन हमारी शदीनिया बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है और अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगती है। वह मन में सोचती है, तुम भी नहीं शैली, यहाँ हर कोई मेरे खिलाफ है। तभी इयॉन बहुत डेविल तरीके से कहता है कि अब फिर आगे बढ़ो और अपनी पसंद चुनो। तभी शलीनिया उससे पूछती है कि अगर मुझे दूर भेज दिया जाता है तो क्या मुझे यह तय करने का मौका मिलेगा कि मैं कहाँ जाऊंगी? शलीशे की बात सुनकर इयॉन शॉक में चला जाता है और वह एकदम से उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है, क्या तुम यह कह रही हो कि तुम खुद सजा स्वीकार करोगी? तुम ऐसा मूर्खतापूर्ण फैसला क्यों लोगी? तुम आसानी से सजा से बच सकती हो। वह कहता है कि मुझे भरोसा था कि इस बार तुम समझदारी भरा फैसला लोगी। शलीशा डरते हुए पूछती है कि कब कब मैंने कभी कोई मूर्खतापूर्ण फैसला लिया था? यह सुन यॉन बहुत सीरियस हो जाता है और वह कहता है तुमने यकीनन लिया था। एक बार तुमने बेहद मूर्खतापूर्ण और बेतुका फैसला चुना था। मुझे यह देखने की उत्सुकता थी कि इस बार तुम क्या फैसला लोगी, लेकिन यह सुन सेलिना तो बहुत ज्यादा डरने लगती है और मन में सोचती है इयॉन मुझे से एक मामूली साइड कैरेक्टर के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है? शायद अनजाने में मैंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो। मुझे अचानक लगा कि अगर बात सचमुच ऐसी है तो फिर मेरे पास इयॉन से बचने का या उसके द्वारा माफ किए जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर वह इयॉन से कहती है अब मैं अपना फैसला चुनूंगी, इसलिए कृपया मुझसे जाने दीजिए। वह पीछे मुड़ती है और मन में सोच रही होती है एक अनाथ के रूप में बड़ी होते हुए मैंने सीखा कि एक साइड कैरेक्टर की तरह सतर्क रहना ही सबसे बेहतर है, बजाय इसके कि मुझे मुख्य पात्र बनने की कोशिश की जाए। मैं ईमानदारी से यह कह नहीं सकती कि किसी और की कुर्बानी देने के बजाय मैं खुद मरना पसंद करूंगी। और इसके अलावा यह मेरे लिए एक अच्छा मौका है। मैं कातिल के एजेंट में से एक से छुटकारा पा सकती हूँ। वह बहुत डर के मारे कैरन को देख रही होती है जो उसे ही स्माइल करते हुए देखती है। वह मन में सोचती है अगर मैरी हार्गलिस शॉप की दुकान पर सही समय पर नहीं पहुंचती तो ना जाने कैरन क्या कर बैठती। उसने अभी कुछ देर पहले मेरे बाल भी खींचे थे। वह मुझसे नफरत करती है। और तभी कैरन कहती है मुझे पता था कि आप मुझे ही चुनेंगी माय लेडी। शलीनिया कैरन के पास जाती है और उसे कहती है क्या तुम इस बात के लिए मुझसे नाराज हो? वह कहती है बिल्कुल भी नहीं। तभी इयॉन बीच में बोलता है कि तो फिर यह तय रहा, कैरेन मिस शरीना की सजा अपने ऊपर लेगी। कैरेन कहती है मैं गैलरी जाना चाहूंगी। इयॉन आगे कहता है तुम हमेशा से वहां जाना चाहती थी। कैरेन स्माइल करते हुए इयॉन से कहती है उसे याद रखने के लिए धन्यवाद मालिक। तभी चलीनिया पीछे मुड़ते हुए कहती है कि मैं अब चलती हूँ। इयॉन कहता है तुम जैसा चाहो कर सकती हो, लेकिन क्या तुम अपनी बलि के बकरे की अंतिम विदाई नहीं देखोगी? वह गुस्से में अपने कपड़े को पकड़कर कहती है मैं उतनी बेशर्म नहीं हूँ, समझे? तभी कैरेन पीछे से आवाज लगाती है माय लेडी, कृपया मुझे गैलरी में मिलने जरूर आइएगा। वह कहती है कि मुझे आखिरी छोर पर डिस्प्ले किया जाएगा। तभी शलीन यहाँ हॉल में भागती है और मन में सोचती है मैं हॉल की तरफ तेजी से भागी, मानो कैरन की वह तेज चीखती हुई आवाज मेरा पीछा कर रही हो। मुझे पूरा यकीन था कि उस रात मुझे डरावने सपने परेशान करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारे नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है जहाँ कैरन मार्केट में घूम रही होती है और मन में सोचती है एक बार फिर कमांडर ने गुमशुदा लोगों के मामले में मुझ पर विश्वास करने में से इनकार कर दिया।
क्या मुझे आगे बढ़कर उस लेखक से संपर्क करना चाहिए जिसका जिक्र मिस शलीनिया ने किया था? सर ल्यूडिस यही नाम था ना? उसके बाइनल में दाखिल होने की रिकॉर्ड मौजूद है, इसलिए अगर मैं तलाश करूं तभी वहां पर कुछ औरतें बात कर रही होती है कि अरे यह तो सर ल्यूडिस है। कैरन उनकी बात सुनकर उनके पास जाती है, उनसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। वह लड़कियां कहती है कि अरे हम सर ल्यूडिस का ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। कैरेन स्माइल करते हुए कहती है, सर ल्यूडिस, क्या तुम्हारा मतलब उस लेखक ल्यूडिस डी पैडियन से है? वह लड़कियां जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। अब लाइन के सबसे पीछे लग जाओ, बीच में लाइन काटने के बारे में सोचना भी मत। तभी कैरेन मुस्कुराते हुए सोचती है कि लगता है आज भगवान मेरे साथ है। वह वहाँ के कुछ कर्मचारियों के पास जाती है और उनसे उनके ड्यूटीज के बारे में पूछती है। वह लोग कहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आज के लिए हम काम नहीं समाप्त कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्हें संभालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। करीना उनसे सवाल पूछती है कि क्या आप यह कह रहे हैं कि जो लोग बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सर ड्यूटी से मिलने नहीं मिलेगा? वह लोग कहते हैं, हाँ, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होगा। अगला कार्यक्रम 1.5 साल बाद आयोजित किया जाएगा। कैरेन मन में सोचती है, मैं 1 साल तो दूर 1 हफ्ते भी इंतजार नहीं कर सकती। वह अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए कहती है कि रुकिए, मुझे आज ही सर ड्यूटी से मिलना होगा। उन लोगों के तो पसीने छूट रहे होते हैं, वह उसको इनकार भी नहीं कर पाते हैं। कैरन कहती है, मैं यहाँ एक फैन के रूप में नहीं आई हूँ, बल्कि सिटी गार्ड के कैप्टन के रूप में आई हूँ। मैं उनसे सहयोग मांगना चाहती हूँ। वह खिचखिचाते हुए जवाब देते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सर ल्यूडिस पिछले दरवाजे से पहले ही जा चुके हैं। कैरेन फिर पीछे के दरवाजे की तरफ जाती है और मन में सोचती है कि ल्यूडिस ने अभी-अभी घंटों किताबें साइन करने और अपने फैन को अभिवादन करने में बिताए हैं। वह अपने कमरे में लौटने और आराम करने के लिए उत्सुक होगा। इसका मतलब है कि वह होटल वाले इलाके की तरफ वापस जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वह दिखता कैसा है, इसलिए उसे पहचानना आसान नहीं होगा। मुझे इतनी देर सिर्फ लाइन में खड़े रहने के बजाय कम से कम उनकी एक झलक पाने की कोशिश करनी चाहिए थी। वह रुक जाती है और तभी वह भीड़ में चिल्लाते हुए कहती है, श्रीमान जो अभी-अभी किताबों की दुकान से बाहर निकले हैं, आप अपनी कोई चीज पीछे छोड़ गए हैं। वह मन में सोचती है, अब मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि वह अभी भी आसपास ही हो। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो कि लंबा सा है और उसने काला कलर का कम्बल ओढ़ रखा है। वह मन में सोचती है, चौड़े कंधे वाला एक लंबा आदमी। मैंने एक कमजोर दुबले शरीर की कल्पना की थी क्योंकि वह एक लेखक है। लेकिन क्या यह व्यक्ति ल्यूडिस की पैडिंग हो सकता है? वह थोड़ा-सा फ्लिंच करता है और पीछे की तरफ मुड़ता है, पर तभी कैरेन उसको आवाज़ लगाती है, सर ल्यूडिस। यह सुनकर ल्यूडिस तो डर के मारे काँपने लगता है। वह तेज़ी से भागने लगता है, उसके पीछे हमारी कैरेन वो भी लगी हुई रहती है। दोनों भाग रहे होते हैं और कैरेन पीछे से उसे रुकने के लिए कहती है। वह उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है। तभी ल्यूडिस अपने कैरिज के पास जाता है और उसे कहता है कि कोचमैन जल्दी से होटल की तरफ ले चलो। वह अंदर बैठता है और कोचमैन कहता है, अच्छा ठीक है। वह अंदर बैठ के सांस ले ही रहा होता है, तभी वह बोलता है कि मैं पिछले दरवाजे से निकला था ताकि कोई मुझे देख ना सके, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि मेरी मुलाकात ऐसी जुनूनी वाले प्रशंसक से हो जाएगी। तभी वहां पर हमारी कैरन आ जाती है और सर करते हुए कैरेज में चढ़ जाती है। वह कहती है, 1 मिनट रुकिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। यह देखकर हमारा ल्यूडिस वो तो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वह अपनी सीट से उठ जाता है। वह कहता है, कौन कौन हो तुम? वह कहती है, मैंने सुना है कि तुम किसी की जान बचा सकते हो। उसको देख ल्यूडिस का दिल तो गार्डन गार्डन होने लगता है। वह बहुत ही ब्लश करता है और कैरन अंदर आके बैठ जाती है। वह मन में सोचता है कि यूनिफॉर्म पहने एक सुंदर महिला मुझसे बात करना चाहती है। क्या उसने मुझे गलती से कोई और समझ लिया है? वह अपना कम्बल हटाते हुए उससे कहता है, भले ही मैं कोई डॉक्टर ना हूँ, लेकिन मैंने अपनी लिखावट से लोगों को सुकून दिया है, तो एक तरह से मैंने लोगों की जानें बचाई है। वह स्माइल करते हुए कैदेन से कहता है, अगर तुम यहाँ मदद के लिए आई हो तो जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। बात क्या है माय लेडी?
कैरन बहुत सीरियस होते हुए कहती है, क्या तुम मदद करोगे? क्या तुम वादा करते हो? ड्यूडीस ब्लश करते हुए उसे देखता है और कहता है, हाँ, मुझे जैसा जेंटलमैन कभी किसी महिला से झूठ नहीं बोलेगा। कैरन फिर पूछती है, तो क्या आप सबॉर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं? ड्यूडीस थोड़ा सोचते हुए बोलता है, सबॉर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट? तुम जरूर उस टोम ऑफ सब्जुगेशन की बात कर रही हो जो मेरे उपन्यास में दिखाई देती है। कैरन ड्यूडी से पूछती है, यह टोम ऑफ सब्जुगेशन क्या है? ड्यूडीज थोड़ा खिचखिचाते हुए उससे पूछता है, माय लेडी, मुझे यह मत बताओ कि तुमने कभी मेरे उपन्यास नहीं पढ़े। कैरन थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए कहती है, मुझे उपन्यास पढ़ना पसंद नहीं है। ड्यूडीज मन में सोचता है, यह पहली बार है जब मैं किसी ऐसी महिला से मिला हूँ जो मेरे लेखन में इतनी कम रुचि रखती है। वह उस बुक के बारे में सोचता है। A Thousand Years of Waiting is the title of my newest book। इससे पहले जो साइनिंग इवेंट था वह इस किताब के बेस्ट सेलर बनने की खुशी में आयोजित किया गया था। वह उससे पूछता है, माय लेडी, क्या आप? तभी करीना बीच में बोलती है, हाँ, करीना ई लेमन। वह बताती है कि कृपया मुझे बस करीना कहकर बुलाए। ड्यूडीज खुश होते हुए कहता है, आपका नाम जानकर मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है, माय लेडी। यह आपके आकर्षक व्यक्तित्व पर बहुत अच्छा लगता है। तभी कैरन कहती है, कृपया मुझे माय लेडी कहने के बजाय मेरे नाम से संबोधित करें। और वह उससे पूछती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सबॉर्डिनेशन के बारे में क्या कह रहे थे? ल्यूडिस बताते हैं कि सबॉर्डिनेशन का अनुबंध एक ऐसा जादू है जो व्यक्ति के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और जादू करने वाले को उनके विचार और भावनाएं पढ़ने की अनुमति देता है। मेरी कहानी में यह अनुबंध टोम ऑफ सब्जुगेशन में दर्ज है। करीना मन में सोचती है, यह बिल्कुल मिस अलीशिया के सबॉर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट जैसा सुनाई देता है। मुझे अब समझ आया कि उन्होंने इस आदमी के बारे में बात क्यों की थी। वह उससे कहती है, क्या यह असली जादू पर आधारित है या यह पूरी तरह से काल्पनिक है? वह ल्यूडिस जवाब देता है, हंसते हुए, कि यह मेरे उपन्यास का एक मनगढ़ंत डिटेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। करीना आगे पूछती है, क्या वाकई में बस इतना ही है? तभी ल्यूडिस हंसते हुए जवाब देता है, तुम टॉम ऑफ सब्जुगेशन में बहुत दिलचस्पी ले रही हो जबकि तुमने मेरी किताब पढ़ी भी नहीं है। वह थोड़ी परेशान होते हुए मन में सोचती है कि मुझे लगता है कि उनसे बात निकलवाने के लिए मुझे उन्हें थोड़ा मनाना या राजी करना पड़ेगा। कहीं मुझे सलीशा के बारे में ही बताना ही होगा। वह उसे कहती है, मैं जानती हूँ कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन जिसे मैं जानती हूँ वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सबॉर्डिनेशन से बंधा हुआ है। वह उससे पूछती है, क्या तुम्हें यह कुछ याद दिलाता है या तुमने इसके बारे में कुछ सुना है? जूडिस सोचकर कहता है, नहीं। तभी कैरन कहती है, उसने जरूर तुम्हारा उपन्यास पढ़ा होगा और यह मान लिया होगा कि शायद तुम्हें इसके बारे में और जानकारी होगी। हालांकि अगर तुमने यह बस मनगढ़ंत बातें बनाई है तो मुझे तुम्हारा और समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं दिखता। तभी यूडिस को कुछ याद आता है और वह कहता है, उसने मेरा उपन्यास पढ़ा है? क्या वह टावर मास्टर से संबंधित है? करीना शॉक होते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता? वह बताता है कि ओ, मैं एक बार एक युवती से मिला था जो खुद को मिस टावर की शोधकर्ता बताती थी। यह लगभग एक महीने पहले की बात है और ऐसा लग रहा था कि वह टावर की ओर जा रही है। उसने 43rd स्ट्रीट बाइनन मेरा पसंदीदा उपन्यास था यह भी बताया था। ल्यूडिस उस बुक के बारे में बताता है कि वह बुक फेरी ऑफ द नाइट के बारे में है जो गांव के सभी लड़कों का अपहरण कर लेती है। उस पर आधारित मुझे लगा कि वह मुझसे मदद मांग रही थी, लेकिन तभी कैरेन गुस्से में कहती है, तुमने ऐसा सोचा और इस पूरे समय तुम कुछ भी नहीं करते रहे। यूडिस चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। मैं मेज टावर कई बार गया। शुरुआत में मेरी मुलाकात टावर मास्टर से हुई और मुझे गेट से ही वापस लौटा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे मेरे आने की उम्मीद थी। अगली 2 बार मैं टावर मास्टर से बचने में कामयाब रहा, लेकिन मुझे इसके बजाय एक अजीब नौकरानी ने आकर मेरा स्वागत किया। उसका व्यवहार बहुत ठंडा था और मैंने उस युवती का जितना भी वर्णन किया जिससे मैं मिला था, उसने ऐसी किसी व्यक्ति को देखने से इनकार कर दिया और मुझे टावर के अंदर जाने नहीं दिया।
वह अपने हाथों को बंद करते हुए कहता है कि अगर मार्कस ग्रैंडनर किसी भी तरह से संदिग्ध होते तो मैंने अधिकारियों को सतर्क कर दिया होता। फिर वह कहता है लेकिन बाइनन में उनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल बेदाग है। कैरिन परेशान होते हुए मन में सोचती है, यह सच है, मिस शलीशा ने मुझसे मिलने आने से पहले मैंने कभी भी टाओ मास्टर पर शक नहीं किया। फिर वह ल्यूडिस को कहती है, मुझे यह जानकर राहत मिली कि आपने न्याय की भावना इतनी प्रबल है सर ल्यूडिस। वह उससे कहती है, मुझे भरोसा है कि मुझे मदद करने का आपका वादा अभी भी कायम है। ल्यूडिस खुश होते हुए कहता है, ऑफ कोर्स माय लेडी। फिर वह सीरियस होते हुए कहता है कि बाइनन में भूरे बालों और हरी आंखों वाली महिलाएं लापता हो रही है और मेष टावर में ऐसी भी विशेषताओं वाली कई युवतियां रहती है। तो यह युवती जो सबॉर्डिनेशन के अनुबंध में बंधी हुई है। कैरेन भी सीरियस होते हुए कहती है, हाँ उसकी लाइफ भी अब डेंजर में है। तो अब हमें देखना है कि कैरन और ड्यूडेस मिलकर सलीशा को बचा पाते हैं या ये कहानी कोई और ही ट्विस्ट ले लेगी। तो इन सब को पता करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप अपडेट लेते रहे और वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।